हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसी फंडामेंटल्स और सर्किट के एमसीक्यू क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एई और जेई के एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ अभी रिसेंट में 2 एग्जाम आने वाले हैं। पहला है आपका महाट्रांसको एई का एग्जाम। महाट्रांसको मतलब जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अभी एग्जाम आने वाला है उसके लिए, और एमपी सब इंजीनियर का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि मैम एसी फंडामेंटल्स और सर्किट थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आइए एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये एक रिवीजन बेस्ड सेशन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट एलिमेंट विल बी लीस्ट व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज। जो फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के बीच, वो क्या होना चाहिए जिससे हमारे सर्किट एलिमेंट का पावर कंजम्पशन सबसे कम हो। तो जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वोल्टेज और करंट के बीच, वो होना चाहिए 90 डिग्री का। अगर फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का है तो जो पावर कंज्यूम होगी सर्किट एलिमेंट में वो सबसे कम होगी। अब ये कैसे कहेंगे कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो पावर कंजम्पशन कम होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने दिया है। पावर कंजम्पशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो यहाँ पे दिया है P = VI cos थीटा से। cos थीटा क्या है? cos थीटा कहलाता है पावर फैक्टर, यानी कितनी पावर यूटिलाइज हो रही है, वो कहलाता है cos थीटा यानी पावर फैक्टर। अब हम जानते हैं कि अगर थीटा = 90 डिग्री है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे थीटा 90 डिग्री रख दीजिए तो cos 90 = 0 हो जाएगा। अगर cos 90 = 0 है, ये 0 वैल्यू हम यहाँ पे पावर की इस इक्वेशन में रखेंगे तो P = 0 आ जाएगा। मतलब पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है? बिल्कुल लीस्ट हो रहा है, 0 पावर कंज्यूम हो रही है अगर हमारे वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिएंट करंट आर एसोसिएटेड विद द। ट्रांजिएंट करंट किससे रिलेट करता है, किससे एसोसिएट होता है? तो ट्रांजिएंट करंट एसोसिएट होता है इंडक्टर और कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी से। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। चेंजेस इन द स्टोर एनर्जी इन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो चेंज हो रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी में, उससे एसोसिएट करता है ट्रांजिएंट करंट। अब ट्रांजिएंट करंट क्या होता है, स्टेडी स्टेट करंट क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। करंट बिफोर रीचिंग स्टेडी स्टेट इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट क्या कहलाता है? जब हमारा करंट स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंचने से पहले वाली जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट, और स्टेडी स्टेट कंडीशन में करंट और वोल्टेज कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन ट्रांजिएंट स्टेट में करंट और वोल्टेज जो है दोनों चेंज होते हैं। इस टाइप के हमको स्पाइक्स मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज स्पाइक्स या ट्रांजिएंट्स। तो ट्रांजिएंट करंट आर एसोसिएट विद द चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है उसके चेंज को हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। हम कॉइल के इंडक्टेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कॉइल के इंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम अपने कॉइल का जो कोर है, जो कोर मटेरियल है, वो ऐसा मटेरियल चूज करें जिसकी हाई रिलेटिव परमेबिलिटी। डी इसका करेक्ट आंसर है। चूजिंग कोर मटेरियल हैविंग हाई रिलेटिव परमेबिलिटी। ऐसा कोर मटेरियल हम चूज करें या कॉइल बनाने के लिए ऐसा मटेरियल चूज करें जिसकी परमेबिलिटी हाई हो। तो सबसे पहले हमें रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है μr से इसको हम देते हैं μr = μ/μ0, जहाँ पे μ है हमारी फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल और μ0 है फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम। अब किसी कॉइल की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या कहलाती है वो यहाँ पे दिया है। ए वैक्यूम एंड एयर हैव अ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ 1। जो वैक्यूम और एयर होते हैं उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। लेकिन
जो आयरन कोर होता है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 500 के अराउंड होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है आयरन कोर में वो 500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है हमारे एयर कॉइल से, यानी जो हॉलो एयर कॉइल होती है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ से हमारे आयरन कोर की फील्ड स्ट्रेंथ 500 टाइम ज्यादा होती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉइल का इंडक्टेंस हाई हो तो उसके लिए हमें एक ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसकी हाई रिलेटिव परमेबिलिटी हो, जैसे आयरन हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि जितनी हाई रिलेटिव परमेबिलिटी होगी उतना ही फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी हमारे कॉइल की, और जितनी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना कॉइल का इंडक्टेंस ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर व्हेन। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कब ज्यादा होता है? जब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम हो और सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी कम हो। जब दोनों चीजें कम होंगी तब हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा कैपेसिटर। ए इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या कहलाता है। द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यू टू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के कारण ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो में जो अपोजिशन होता है उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम ओम में मेजर करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम मेजर करते हैं, वैसे ही हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी ओम में मेजर करते हैं। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस तभी ज्यादा होगा जब कैपेसिटेंस कम हो और फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई भी कम हो। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस इज लेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज लेस, देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर। ए करेक्ट आंसर है। और कैपेसिटर के केस में ऑलवेज करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अगर आपको कोई पूछता है कि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है कि वोल्टेज, तो ऑलवेज करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज लीड करंट बाय 90 डिग्री, या आप कह सकते हो करंट लैग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप जब आप पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो आपको कई क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ। फॉर्म फैक्टर किस चीज का रेशियो होता है? तो फॉर्म फैक्टर बेसिकली आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। यहाँ पे देखिए द रेशियो बिटवीन आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। अब यहाँ पे फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला दिया हुआ है वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी अगर साइन वेव है तो ये फॉर्मूला होगा फॉर्म फैक्टर का और वैल्यू आपकी ये आएगी। हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव है तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होगा π/2 और वैल्यू आएगी 1.57। फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव के लिए ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू है। स्क्वायर वेव के लिए फॉर्म फैक्टर 1 होता है और वैल्यू भी 1 होती है। ट्रायंगुलर वेव के लिए 2/√3 ये हमारा फॉर्म फैक्टर होता है और ये वैल्यू होती है। तो इस टाइप से सारे डिफरेंट टाइप की वेव के लिए फॉर्म फैक्टर दिए हुए हैं और उनकी वैल्यू दी हुई है। तो ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में द करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। करंट फेज में होता है वोल्टेज के साथ। द करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट लैग करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से। करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री और करंट कैन लीड और लैग बाय 90 डिग्री। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से, लेकिन यहाँ पे पूछा है प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल इंडक्टर लगा हुआ है, कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं है, कैपेसिटर नहीं है वहां पे, तो वो प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा। उस केस में द करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। द सर्किट विच कंटेन ओनली इंडक्टेंस and not any other quantity like resistance and capacitance is called the pure inductive circuit. In this type of circuit the current lag behind the voltage by 90 degree. ठीक है, तो प्योर कैपेसिटिव के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से और प्योर इंडक्टिव के केस में
करंट लैग करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0। किस सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वाले सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी और सी दोनों ही करेक्ट है। लेकिन रेजिस्टेंस का जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। यहाँ पे देखिए डी इसका करेक्ट आंसर है। बोथ बी एंड सी आर द राइट आंसर। अब यहाँ पे पावर फैक्टर क्या कहलाता है? पावर फैक्टर इज एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। पावर फैक्टर हमें बताता है कि हमारी पावर का कितना एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है। जिसका भी पावर फैक्टर 1 है मतलब वो सर्किट जो है वो परफेक्ट है, उसमें पावर का यूटिलाइजेशन 100% है। अगर पावर फैक्टर 0 है यानी सर्किट जो है वो परफेक्ट नहीं है, वहां पावर का यूटिलाइजेशन बिल्कुल कम हो रहा है या 0 हो रहा है। ठीक है, वहां पे ट्रू पावर 0 है। तो ये बताता है, पावर फैक्टर हमें बताता है कि सर्किट में कितना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है पावर का। द पावर फैक्टर ऑफ 1 इंडिकेट दैट द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। पावर फैक्टर 1 का मतलब है कि पावर का यूटिलाइजेशन है वो 100% है और वोल्टेज और करंट आपस में सेम फेस में है और लो हार्मोनिक कंटेंट है। द पावर फैक्टर 0 इंडिकेट दैट द वोल्टेज एंड करंट आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेस। और पावर फैक्टर अगर 0 है तो वो बताता है कि वोल्टेज और करंट 90 डिग्री आउट ऑफ फेस है। प्योर रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 1 होता है क्योंकि वहां पे 100% यूटिलाइजेशन होता है पावर। रजिस्टिव केस में होता है वोल्टेज और करंट ऑलवेज इन फेस होते हैं, एक ही फेस में होते हैं और लो हार्मोनिक्स होते हैं। तो फॉर अ प्योर रजिस्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज 1 बिकॉज द रिएक्टिव पावर इक्वल टू 0। फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज 0 बिकॉज ट्रू पावर इक्वल टू 0। लेकिन प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो 0। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी एसी सर्किट ऑलवेज। एसी सर्किट में हमेशा एपरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर। जो एपरेंट पावर होती है वो एक्चुअल पावर से ज्यादा होती है। अब यहाँ पे एपरेंट पावर क्या कहलाती है दिया हुआ है, एपरेंट पावर इज द वेक्टर सम ऑफ एक्टिव और रिएक्टिव पावर। एक्टिव और रिएक्टिव पावर का जो वेक्टर सम होता है उसको हम कहते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर आप समझ गए होंगे, जो एपरेंट पावर होती है वो हमारी रिएक्टिव पावर से हमेशा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे एक सोडा का ग्लास है, ठीक है। इससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप सोडे को पूरा फुल कर देते हो ग्लास को सोडा से, तो क्या होता है उसके बाद यहाँ पे एक झाग सा आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारा फैन आ जाता है। पेप्सी लेते हो या सोडा लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई एक्टिव पावर। एक्टिव पावर ये क्या हो गई हमारी रिएक्टिव पावर, और ये टोटल क्या हो गया हमारा एपरेंट पावर। टोटल कहलाती है हमारी एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर इज ऑलवेज मोर देन द रिएक्टिव पावर। जो हमारी एपरेंट पावर होती है वो हमारी रिएक्टिव पावर से हमेशा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए, इन एन एसी सर्किट ऑलवेज एपरेंट पावर इज मोर देन एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर से हमेशा एपरेंट पावर ज्यादा होती है। टोटल पावर हमारी ये कितनी हो गई, एपरेंट पावर हो गई, ये हमारी एक्टिव पावर है और ये हमारी रिएक्टिव पावर है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। या अगर आप इलेक्ट्रिकल टर्म में समझो तो एपरेंट पावर इज द वेक्टर सम ऑफ एक्टिव और रिएक्टिव पावर। अब यहाँ पे एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है और एपरेंट पावर क्या होती है, वो पूरा मैंने डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन किया है, तो वो आप जरूर पढ़िएगा। एक्टिव पावर इज द एक्चुअल पावर विच इज रियली ट्रांसफर्ड टू द लोड such as transformer, induction motor, generator, etc. and dissipate in the circuit. एक्टिव पावर हमारी एक्चुअल पावर होती है, यानी रियल पावर होती है जिसको हम लोड में ट्रांसफर करते हैं। चाहे वो लोड आपका कुछ भी हो, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मोटर या जनरेटर, कुछ भी हो, इसको हम रियल पावर भी कहते हैं, ट्रू पावर भी कहते हैं। इसको हमेशा हम वॉट में मेजर करते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ रियल और एक्टिव पावर इज वॉट। तो देखिए, जो ग्लास का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि ये हमारी यहाँ तक अगर हमने पूरा ग्लास फुल किया है तो ये हमारी क्या हो गई, एक्टिव पावर हो गई, यानी ये हमारी रियल पावर हो गई। उसके बाद जो झाग आया सोडा का,
वो हमारी क्या होती है, रिएक्टिव पावर होती है। इसका रिएक्शन यहाँ पे दिखा हमको, तो ये हमारी इतनी हो गई रिएक्टिव पावर। और टोटल मिला के हमारा एक्टिव और रिएक्टिव का जो सम होता है वो क्या कहलाएगा, एपरेंट पावर। तो यहाँ पे भी यही है, एक्टिव पावर रियल पावर होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, यूजलेस पावर। सोडे के ग्लास का ऊपर का जो झाग है वो यूजलेस है, रिएक्टिव पावर को हम क्या कह सकते हैं, यूजलेस पावर है। इसको हम वॉटलेस पावर भी कहते हैं। ऐसी पावर जो बाउंस बैक होती है, बाउंस बैक और फोर्थ होती है, उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं, जो यूजलेस होती है। एपरेंट पावर क्या होती है, जो सम होता है एक्टिव और रिएक्टिव पावर का, उसको हम कहते हैं एपरेंट पावर। द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इफ एंड ओनली इफ द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आर इग्नोर। द टोटल पावर इन एसी सर्किट, जो टोटल पावर होती है एसी सर्किट में, चाहे वो एब्जॉर्ब हुई हो, चाहे डेसिपेट हुई हो, चाहे रिटर्न हुई हो, मतलब टोटल एक्टिव रिएक्टिव जितनी भी जो भी पावर है उसका सम हम कहते हैं एपरेंट पावर। इसको हम वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं और एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्टिव पावर को, रियल पावर को पी से, रिएक्टिव को क्यू से और एपरेंट को एस से। ये वेक्टर सम होती है रिएक्टिव और एक्टिव पावर का। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कितने टाइप की पावर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफेस्ट वैल्यू ऑफ द करेंट द ह्यूमन बॉडी कैन कैरी फॉर मोर देन 3 सेकेंड इज। 3 सेकेंड से ज्यादा कितना करंट हमारी ह्यूमन बॉडी सेफली टॉलरेट कर सकती है? तो 9 मिली एम्पियर का करंट हमारी बॉडी सेफली टॉलरेट कर सकती है 3 सेकेंड से ज्यादा, या 10 मिली एम्पियर से कम का करंट हमारी बॉडी जो है कि मसल्स जो हैं वो टॉलरेट कर सकती हैं 3 सेकेंड या उससे ज्यादा। अगर उससे ज्यादा 10 मिली एम्पियर से ज्यादा का करंट हमारी बॉडी को दिया जाएगा 3 सेकेंड से ज्यादा, तो हमारी बॉडी जो है फ्रीज हो जाएगी या फिर पैरालाइज्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट रिजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। जो हमारा आरएलसी रिजोनेंस सर्किट होता है उसके करंट का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? तो आरएलसी रिजोनेंस सर्किट के करंट का मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। इट्स डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर बाउंड रजिस्टर्स आर अनसुटेबल फॉर यूज एट हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज दे, जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए अनसुटेबल होते हैं क्योंकि ये एग्जिबिट करते हैं अनवांटेड इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडक्टिव और कैपेसिटिव इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट होते हैं, इसीलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अनसुटेबल है। यहाँ पे देखिए, एट हाई फ्रीक्वेंसी द पैरासिटिक इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन रजिस्टर कॉज अनवांटेड कपलिंग बिटवीन वेरियस सर्किट ब्लॉक्स एंड डिले सर्किट रिस्पॉन्स। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जो पैरासिटिक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं वो कुछ कंपोनेंट के बीच में या सर्किट ब्लॉक के बीच में कपलिंग, अनवांटेड कपलिंग क्रिएट कर देते हैं, जिससे सर्किट के रिस्पॉन्स में डिले होने लगता है। इसीलिए हमारे जो वायर बाउंड रजिस्टर्स होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अनसुटेबल होते हैं। नेक्स्ट है, इन अ सीरीज रिजोनेंट सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज। सीरीज रिजोनेंट सर्किट में सर्किट का इम्पीडेंस कितना होना चाहिए? तो वो मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट कंटेनिंग आरएलसी कंपोनेंट पावर लॉस कैन टेक प्लेस इन। वो सर्किट जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों कंपोनेंट कंटेन करता है, उसमें पावर लॉस कहाँ पे हमको मिलता है? तो वो पावर लॉस मिलता है हमको रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पे ही पावर लॉस क्यों मिलता है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें तीनों कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, उसका पावर डेसिपेशन हम कैसे फाइंड करते हैं? तो वो फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई से। ठीक है, जहां पे वी आर एम एस क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई आर एम एस है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, और कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर क्या कहलाता है? कितनी पावर यूटिलाइज हो रही है वो बताता है, और वो हम कहाँ मेजर करते हैं? वो हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर करते हैं। आरएलसी सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? Z इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जहां पे
R DC रेजिस्टेंस है, XL और XC हमारे कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब cos फाई हम कैसे निकालेंगे, तो cos फाई इक्वल्स टू R अपॉन Z होता है। तो अब इस R अपॉन Z की वैल्यू अगर हम पावर के फॉर्मूले में रख दें, ये जो फॉर्मूला है हमारा VRMS IRMS cos फाई, तो cos फाई की जगह हमने रख दिया R बाई Z, और VRMS को भी अगर हम Z के टर्म्स में लिखें तो क्या आ जाएगा, IRMS मल्टीप्लाइड बाई Z मल्टीप्लाइड बाई ये IRMS और ये आ जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा IRMS का स्क्वायर डॉट R। तो पावर डेसिपेशन हमको कहाँ मिल रहा है, एक्चुअल मिल रहा है हमको रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पावर डेसिपेशन होता है किसी भी सर्किट का या पावर लॉस होता है वो कहाँ पे मिलता है हमको, R के अक्रॉस। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है वो फिर से आप एक बार सुनने के बाद ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटिव सर्किट इज। टाइम कांस्टेंट कैपेसिटिव सर्किट का किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस। जो टाइम कांस्टेंट होता है कैपेसिटिव सर्किट का वो इंक्रीज होता है कैपेसिटेंस इंक्रीज होने के साथ और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टाइम कांस्टेंट क्या कहलाता है, तो इसको हम टाउ से या टी से डिनोट करते हैं, T इक्वल्स टू RC। या हम कह सकते हैं कि जितना टाइम हमारे कैपेसिटर को चार्ज होने में लगता है थ्रू रजिस्टर वो कहलाता है टाइम कांस्टेंट, और उसको हम देते हैं T इक्वल्स टू RC से। तो T हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R और C के। तो T को टाइम कांस्टेंट को इंक्रीज करने के लिए हमें कैपेसिटेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा और रेजिस्टेंस को भी बढ़ाना, तो D इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इफेक्ट ऑकर व्हेन अ कंडक्टर कैरिंग करंट एट डैश फ्रीक्वेंसी। स्किन इफेक्ट कब होता है, जब हमारा कंडक्टर करंट कैरी करता है किस फ्रीक्वेंसी में, तो जब हमारे कंडक्टर के अक्रॉस हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी का करंट जब हमारा कंडक्टर कैरी करता है उस टाइम पे स्किन इफेक्ट जो है वो अकर होता है, तो D इसका करेक्ट आंसर है। स्किन इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जो स्किन इफेक्ट होता है इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ कंडक्टर such that the current density is largest near the surface of the conductor and decrease exponentially with greater depth in the conductor। इसका मतलब है जब हमारे कंडक्टर में कोई करंट हम फ्लो करते हैं उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे कंडक्टर के सरफेस एरिया में कितना है या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर सरफेस एरिया में ज़्यादा है और धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज हो रहा है, डेप्थ जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे स्किन इफेक्ट। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी का करंट हम पास कराते हैं अपने कंडक्टर से तब स्किन इफेक्ट जो है वो डेवलप होता है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी का करंट जब भी हम देते हैं अपने कंडक्टर में तो आप देखोगे कि जो करंट डेंसिटी होती है वो सरफेस एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, इस सरफेस एरिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी करंट की होती है, और जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते हैं, डेप्थ में जाते जाते हैं, हमारी करंट डेंसिटी जो होती है वो कम होती जाती है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट, और इस डेप्थ को हम कहते हैं स्किन डेप्थ। तो ये 15 क्वेश्चन हैं एसी फंडामेंटल और सर्किट के। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी टाइप के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़।